जय हिंद दोस्तों। ये टॉपिक जरूरी है नाम से जो सीरीज है, इसमें हम पहले आपको यूपीएससी के आए हुए प्रश्न दिखाएंगे और फिर उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पता रहे कि सच में टॉपिक जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने चुनाव आयोग क्यों लिया है, इसका रीजन आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो चर्चा में ये कितना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग पर जो विपक्षियों के द्वारा बातें कही जा रही हैं, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो चुनाव आयोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन आपको यह भी दिखाऊंगा कि देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो देखो, सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको 2022 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, फिर आपको 2019 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, और ये सब यूपीएससी के ही क्वेश्चन है। 2017 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, 2013 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, 2009 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा। तो 2022, फिर 19, फिर 17, फिर 13, 09, आप अगर देखेंगे तो कितनी बार प्रश्न आ चुका है। मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस 2020 में क्वेश्चन आता हुआ दिखेगा, मेंस जीएस पेपर 2 में। फिर आप देखेंगे 2018 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, फिर आप देखेंगे 2013 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा, और फिर आप देखेंगे 2009 में प्रश्न आता हुआ दिखेगा। तो एक चीज आपने नोटिस भी की होगी, और भी आए हैं नहीं। देखो 2009 में पीवाईक्यू प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है। 2013 प्रीलिम्स में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया। 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया और 2018 मेंस में पूछा गया। 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया और 2020 मेंस में पूछा गया। यानी कि इसलिए पूछे गए होंगे कि चर्चा में रहे होंगे, चर्चा में होंगे तभी तो प्रश्न पूछा गया होगा। और इस समय कितना चर्चा में है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं ही है। तो अब आपको समझ में आ गया, जो टॉपिक जरूरी है, चल रही है सीरीज, अब आपको रोज मिलनी शुरू हो जाएगी इससे। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटी का, हिस्ट्री का, करंट का, इन्वायरमेंट का, जो भी टॉपिक प्रीलिम्स मेंस से इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, वह आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसको सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट आपको बहुत काम आएगी प्रीलिम्स में, मई और मेंस में, क्योंकि यहाँ वही टॉपिक होंगे जो जरूरी होंगे। और A to Z मतलब यहाँ आपने रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया तो खत्म, सब कुछ इसमें लेकर आऊंगा मैं, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। बाद को ये क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। तो चलिए आपको चुनाव आयोग परिचय दे देते हैं पहले। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसकी चर्चा है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। संविधान में है तो कहाँ पर लिखा है, अनुच्छेद 324 में लिखा है। अनुच्छेद ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे पीसीएस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वहां अनुच्छेद 324 पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है। यह भारत में किसका किसका चुनाव कराता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल। देखो, यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अवश्य मायने रखती है, लेकिन फैक्ट भी याद हो। कई बार कई लोग इसलिए सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि उन्हें फैक्ट नहीं याद होते हैं। तो भारत में लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा यानी कि विधायक जो लोग होते हैं उनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इतने लोगों का चुनाव कराता है, ये रट लीजिए बिल्कुल। ना ये प्रधान का चुनाव कराता है, न पंचायत का चुनाव कराता है, न नगर पालिका का चुनाव कराता है। ये लोकसभा, राज्य विधानसभा, या लोकसभा की जगह अगर यहाँ पर संसद लिखा होता, भाई साहब ने गलती कर दी है। अगर यहाँ पर हम लिखें लोकसभा की जगह संसद, क्योंकि लोकसभा सिर्फ लोकसभा है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर विधानसभा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विधानमंडल। ये गलत लिखा है इन्होंने, आप सही कर लीजिएगा। संसद के अंदर दोनों आते हैं, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। ऐसे ही विधानमंडल, इसके अंतर्गत विधानसभा जहां जहां है वहां तो आएंगी ही, जहां विधान परिषद है वहां भी आएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो चुनाव कराया ही जाएगा। अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति महोदय का भी चुनाव हुआ है, तो उनका पर भी क्वेश्चन बन सकता है, उनका भी हम वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। क्या क्या करता है, एक तो निगरानी करता है चुनाव की, चुनाव सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। निर्देशन करता है, निर्देश देता है कैसे होने चाहिए, कब होंगे चुनाव, कितनी सीट पर होंगे, कितने फेज पर होंगे। नियंत्रण करता है, इस समय आपने देखा होगा
कि बिहार में अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ चुनाव आयोग का नियंत्रण है। वहाँ के जितने अधिकारी हैं वह सब चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं। जितना चुनाव का संचालन होगा वह कौन करेगा? वह चुनाव आयोग करेगा और इस मामले में वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष रहेगा, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराया जाएगा और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। जो अभी हम राज्य चुनाव आयोग पढ़ेंगे वह प्रधान पंचायत, नगरपालिका, निगम उनका चुनाव कराता है। विधायक, सांसद दोनों का चुनाव आयोग ही कराता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बताया गया है कि चुनाव आयोग होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ये भी 3 शब्द याद रखिएगा यहाँ पर, निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण। इसका उद्देश्य है स्वतंत्र रहें। अगर कोई मंत्री बिहार में कोई भाषण गलत देता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी, कोई नॉर्मल जो प्रत्याशी है वह अगर कुछ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भी है, निष्पक्ष भी है और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कुछ कुछ। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान सारे दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट 324 ही होता है ज्यादातर, 324 ही अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो 324 याद रखिएगा। बाकी 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित चीजें दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भाग कौन सा है? तो भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 निर्वाचन के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा भाग क्या है, तो आप पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर सेव कर सकते हैं। आपको पता है कि जो संविधान है उसमें कई भाग हैं, जैसे आपके अध्याय होते हैं, यूनिट होती है बुक में, और बुक में यूनिट के अंदर पार्ट होते हैं, चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो अध्याय जो है उन्हें मान लो भाग। ठीक है, तो 324 में लिखा गया है चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य प्रदान करता है। शक्तियां और कार्य संविधान इसे प्रदान करता है, इसीलिए ये स्वतंत्र है, किसी सरकार के अंतर्गत नहीं है, स्थायी है। जितने वर्ष के लिए इसको जो चुनाव आयुक्त हैं उनको चुना जाता है, उससे पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यूं ही नहीं सरकार कह सकती है इन्हें हटा दो, उसकी प्रक्रिया है लंबी सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी शक्तियां और कार्य 324 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। यह अनुच्छेद कहता क्या है? 324 यह कहता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। यहाँ पर देखो संसद ना ही लिखा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों लिखा है, यहाँ विधानमंडल लिखा है जिसके अंतर्गत दोनों आएंगे, सभा और परिषद, विधानसभा विधान परिषद। कई बार पूछ दिया जाता है राज्यपाल का चुनाव आयोग करता है, तो भाई साहब राज्यपाल का चुनाव ही नहीं होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संरचना देख लेते हैं कि कितने चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं कि नहीं। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां कई डेट होंगी। कौन सी डेट होगी? एक तो डेट होगी 1950, ऐसे लिख लो जैसे मैं बता रहा हूँ। एक डेट होगी 1989, एक डेट होगी 1990 और एक डेट होगी 1993। अब सर इन डेट का क्या मामला है? तो यहाँ पर देखो लिखा है 1950 आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, यानी कि 1950 की बात करें तो एक ही व्यक्ति था निर्वाचन आयोग में। 1989 में पहली बार आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। 1989 में आप देखेंगे तो भार को कम करने के लिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरा भारत का निर्वाचन देख रहा है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, पूरे देश में सभी राज्यों में इलेक्शन कराना। तो कहा गया 1+2 कर दो, यानी 3 लोगों को इसमें बिठा दो, तो ये बहुसदस्यीय निकाय बन गया। क्या बन गया? बहुसदस्यीय निकाय 1989 में। तो सीधे स्टेटमेंट आपसे बनेगा कि 1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। स्टेटमेंट सही है, और डीप में जाएगा तो कहेगा 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य उसके सहायता के लिए। ऐसे 1990 में क्या हुआ?
फिर से सिंगल बना दिया गया। अलग अलग सरकार होंगी तो अलग अलग विचारधारा होगी, अलग अलग उनका नजरिया होगा, तो वह कम ज्यादा करते रहे। फिर 1993 में क्या हुआ, फिर से 3 बना दिए गए। अब तब से लेकर अब तक, अभी हम 2025 में हैं, 3 ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, और 2 और हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आप यूपीएससी के लोग कितनी अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि वह इतनी बार आ चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य जो हैं यहाँ पे लिखा भी देखो, वर्तमान संरचना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और एक 2 चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इनकी जो कार्य है, इनका जो शक्तियां हैं वो समान है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयोग या मुख्य व्यक्ति होता है, जैसे सीजेआई मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनकी शक्तियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर समान शक्तियां हैं, किसी को ज्यादा शक्तियां नहीं मिली हैं। कहने को वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वह बीच में बैठेंगे, वह अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, लेकिन शक्तियां तीनों की समान है। अगर कोई शक्तियां, अगर उनसे ये पूछा जाए उनका वेतन, वेतन भत्ता, ये सब कितना मिलेगा, वेतन भत्ता, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इन्हें वेतन भत्ता मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वेतन हो, भत्ता हो, या अन्य जो भी लाभ मिलते हैं वह सब। अगर इन तीनों में मतभेद हो जाए तो फैसला कैसे होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा वही फैसला होगा? नहीं, बहुमत के आधार पर, जिधर 2 लोग बोलेंगे वही बहुमत होगा और वही फैसला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लगेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा शक्तियां होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा, यही देखो स्टेटमेंट यहीं से फंसते हैं, यही घुमा फिरा के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। 3 स्टेटमेंट होंगे, उसमें से एक स्टेटमेंट होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्त से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, समान शक्तियां हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। बस हायरार्की में ऐसा कहा जाता है ये मुख्य है, बाकी 2 नहीं मुख्य है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नियुक्ति की बात कर लें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। नियुक्ति प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट नहीं दी गई, ये ध्यान रखिएगा, यही स्टेटमेंट बनेगा साहब, यही नियुक्ति प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई है। आपको लगेगा इतना सब दिया गया है तो नियुक्ति प्रक्रिया तो दी ही गई होगी, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सीधे स्टेटमेंट बन जाएगा। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकार में आती है। ये किसके अधिकार में आती है? राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में। कई जगह पर राष्ट्रपति को संसद से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे किसी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है, वहां पर लिख दिया जाता है कि इनके वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, तो आपको वहां पर ऐसे ऐसे करके स्टार बना लेना चाहिए कि भाई यहाँ राष्ट्रपति लिखा है या फिर संसद लिखा हुआ है। गॉट इट? तो ये तो मैंने बता दिया आपको, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? क्या कार्यकाल से पहले हटाए जा सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको यही नोट कर लेने चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, जो मैं लिख रहा हूँ या जो पहले से लिखा हुआ है। तो कार्यकाल, या तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, जैसे मान लो मैं 2025 में निर्वाचन आयोग तो बनता हूँ, तो मैं 2031 तक रहूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मेरी 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई, मान लो मैं 2025 में 61 वर्ष का था, तो 65 वर्ष कब हो जाएगी? 2029 में, तो मैं 29 में ही रिटायर हो जाऊंगा, 31 का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो या तो उम्र हो जाए 65 वर्ष, अगर उम्र नहीं हो रही है तो अधिकतम आप 6 ईयर्स तक रहेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अधिकतर जगह 5 वर्ष होते हैं, लोग सरकार 5 वर्ष, ये 5 वर्ष, वो 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष, तो आपके दिमाग में वो 5 शब्द छप जाता है, तभी आप भूल जाते हो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 6 वर्ष तक रहते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पर 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष है। जब पढ़ा करो तो यही है, जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ते चले जाते हो, रीड करते हो, वहाँ पर रुकते हो ही नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे सर्किल मारो, स्टार लगाओ कि यहाँ पर फँसाया जाएगा। जब आप ये समझ लोगे कहाँ फँसाया जा सकता है, तो प्रीलिम्स आपका रुकने वाला नहीं है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं, यही मैंने बोला। यहाँ पर क्या लिखेगा? यहाँ पर लिखेगा संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। यहाँ पर क्या लिखेगा? संसद द्वारा निर्धारित होती है, जबकि ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा।
ये सेवा शर्तें नियुक्त के पश्चात प्रतिकूल रूप से नहीं बदली जा सकती। मान लो सेवा शर्त पहले कुछ अलग थी, ठीक है? मान लो, मैं मानने पे कह रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। मान लो किसी ने मुझसे कहा 4 कार मिलेंगी आपको, ठीक है? अब मुझे बना दिया गया निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद वो कह रहे नहीं 2 ही कार मिलेंगी। तो ये जो कम वाली है, आप बढ़ा सकते हो, 4 की जगह 6 कार कर दो, 5 की जगह 10 होमगार्ड कौन से होते हैं? एनएसजी कमांडो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। जैसे रुपए, अगर मान लो मुझे 100 रुपए मिल रहे थे, तो आप 200 रुपए कर सकते हो, लेकिन 100 रुपए मिल रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब आपको 50 रुपए मिलेंगी, ठीक है? ये सब मैं उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए प्रतिकूल रूप से नहीं बदली जा सकती का मतलब क्या है। क्या ये त्यागपत्र अपना दे सकते हैं? हाँ, अगर त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? कौन इनको नियुक्त कर रहा है? प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है? यस, इसने पूर्व में हटाया जा सकता है। अगर कोई गलत काम करोगे तो हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हटाया कैसे जा सकता है? ये तो नीचे लिखा भी है, हटाने की प्रक्रिया। मैं लिखता चला जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि आगे दिया हुआ है। खैर, आपको ऐसे याद हो, पूरा पूरा एक फ्रेम याद हो दिमाग में। आप आंख बंद करो, उठाओ राष्ट्रपति 324, स्थायी है, संविधान में उल्लेख है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण करता है, केंद्र व सरकार दोनों के लिए समान है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करता है, कि वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। फंस गए ना? हाँ, वेतन भत्ते न्यायाधीश के समान होते हैं, ना कि वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। तो राष्ट्रपति क्या तय करता है? राष्ट्रपति क्या बोला था? राष्ट्रपति क्या तय करता है? सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करता है, वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यही तो फंसाया जाता है आपको। ये सब क्लियरिटी हो दिमाग में तब तो ठीक है, वरना आप फंस जाओगे। फिर आपको ये भी याद हो कि 1989 में 3 सदस्य बना दिए गए, 1 सदस्य से। 1990 में फिर 1 हो गया, 1993 से अब तक 3 सदस्य हैं। लेकिन तीनों सदस्य में एक मुख्य होता है, लेकिन उनकी शक्तियां समान होती हैं, बहुमत से फैसला होता है। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु अधिकतम सीमा है। त्यागपत्र दे सकते हैं, उससे पूर्व हटाए जा सकते हैं। हटाए कैसे जा सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। ये पूरा क्रोनोलॉजी में दिमाग में अगर सेट है, इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो के बाद आप रिकॉल करो कि याद आ रहा है कि नहीं, जैसे मैंने आज आपको अभी डेमो दे दिया। हटाने की प्रक्रिया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हटाया जा सकता है। पहला पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हटाए जा सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं? वह दुर्व्यवहार या असक्षमता, मान लो सक्षम ही नहीं है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव कराने के लिए, बीमार हो गए या कोई और समस्या हो गई, या दुर्व्यवहार, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह लोकतंत्र की तरीके से, संविधान के तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फ्लो में बहते चले जाते हैं। वहां लिखा होगा स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, तो याद रखना है मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा है, न्यायाधीश लिखा है। अब न्यायाधीश कैसे हटता है? तो न्यायाधीश हटता है विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद। जो आपका लोकसभा है, जो आपका राज्यसभा है, वहां विशेष बहुमत से पारित कराओ संकल्प हटाने का इन्हें, और फिर प्रेसिडेंट महोदय साइन कर दें, तो ये हट जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं ये, क्योंकि संविधान में इनके लिए कार्यकाल दिया गया है। तो क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं? नहीं। देखो ये भी लिखा था, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, ये विशेष बहुमत याद रखिएगा। दुराचार या अक्षमता के आधार पर, वह सक्षम ही नहीं है काम करने के लिए, या कोई अलग काम कर रहे हैं। अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? ये अलग है, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग हैं, चुनाव आयुक्त अलग हैं।
तो मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल, इस शब्द आप कई बार केवल आने पर आप उसको सोचते हो कि गलत होगा, लेकिन यहाँ पर सही है। केवल चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में कोई काम नहीं करना पड़ता है। यस, कोई काम नहीं करना पड़ता है। यही तो चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो मुझे 100% भरोसा है कि इस बार या अगली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि 2022 में आया था, काफ़ी समय हो गया। उससे पहले 2019, 17, 13, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ सिफारिश है और यहाँ पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत। कंप्लीटेड। नाउ शक्तियाँ और कार्य। इनकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं? जैसे प्रदेश में भी कुछ आयुक्त होते हैं, उन्हें भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। संसद में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब शक्तियाँ और कार्य, तो पहले तो चुनाव की तैयारी और संचालन। कब होंगे चुनाव, कितने फेज में होंगे? मतदाता सूची तैयार करना। आपको पता है ना, हर चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार होती है, आपका वोट बनता है, नहीं बनता है। जो एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, तो गृह मंत्री जी भारत के वर्तमान कहते मिलेंगे आपको कि ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। मतदाता सूची तो हर बार संशोधित होती है। संशोधन करना, चुनाव कार्यक्रम तय करना। तो उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसे विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जबकि मतदाता सूची तो हर बार संशोधित होती है। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग उस जगह से बाहर चले जाते हैं। तो उस सबको व्यवस्थित करने के लिए तो मतदाता सूची तैयार करना आवश्यक है। चुनाव कार्यक्रम तय करना, तो ये भी कई बार दोष लगाए जाते हैं चुनाव आयोग पर कि यह सत्ता पक्ष के लोगों के अकॉर्डिंग चुनाव कार्यक्रम तय करती है। देखो, विपक्ष आरोप लगाता है, अब वह आरोप सही है या गलत, ये विषय नहीं है। आपको पढ़ना है क्योंकि चर्चा में है चीजें। तो मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन करना, चुनाव कार्यक्रम तय करना, राजनीतिक दलों की मान्यता। जैसे अभी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब की जो है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय होगा या स्टेट का होगा, राज्य का होगा, या राजनीतिक दल होगा भी नहीं होगा, तो ये सब मान्यताएं कौन देगा? यहाँ देखो लिखा है, दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता देना। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो राष्ट्रीय थी, अब नहीं बची हैं। कुछ ऐसी हैं जो अब राष्ट्रीय हो गई, जैसे आम आदमी पार्टी। प्रतीक आवंटन करना, जैसे चुनाव चिन्ह किसको कौन सा मिलेगा, ये भी कौन निर्धारित करेगा, कौन बांटेगा, ये भी चुनाव आयोग बांटेगा। तो ये कई लाइन्स आ जाएंगी स्टेटमेंट में। आचार संहिता लागू कराना, आप देखते हो आचार संहिता लागू हो जाती है, आचार संहिता क्या होगी, उसका उल्लंघन होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। चुनाव खर्च की निगरानी, हर इलेक्शन में हर व्यक्ति या हर प्रत्याशी को कितना स्पेंड करना है, वह सब इसमें पता होता है, वह बताया जाता है, उससे ज्यादा आप नहीं स्पेंड कर सकते। चुनाव विवादों पर सलाह देना, अगर चुनाव विवाद हो जाए तो सलाह उस पर कौन देगा? चुनाव आयोग। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका, तो ये सब चीजें जो होती हैं उसको कार्य होता है। और कुछ मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, ध्यान से सुनिएगा। देखो, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण। आपका विधानसभा क्षेत्र ये है, पड़ोसी का ये है, उसके पड़ोसी का ये है, उसके पड़ोसी का ये है। ये कौन निर्वाचित करता है? ये कौन निर्धारित करता है? चुनाव आयोग निर्धारित करता है। तो परिसीमन के आधार पर चुनाव क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, अपने मन से नहीं। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, यही जो मैंने बता दिया आपको ऊपर, मतदाता सूची। निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्र कब भरे जाएंगे, वोटिंग कब होगी, गिनती कब होगी, ये सब काम। दलों को मान्यता चिन्ह आवंटित बताई दिया। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। कई पार्टियां टूट जाती हैं, अब सिंबल किसके पास रहेगा? जैसे आपने शिवसेना देखी महाराष्ट्र में, अब वहां किसके पास सिंबल रहेगा, ये भी काम देखेंगे।
निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। अब निर्वाचन व्यवस्था में कोई विवाद हो गया तो उसके लिए अधिकारी नियुक्त करेंगे। आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। तो रेडियो पर टीवी पर आप देखते होंगे लोग आते हैं अपना प्रचार करने। संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम यहाँ नहीं लिखा है, ये आप जरूर लिखें। संसद सदस्यों की निरर्हता पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये काम भी ये करते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता, अगर विधान परिषद की होगी तो राज्यपाल को सलाह देंगे, क्योंकि आप अर्हता रखते ही नहीं है तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई निरर्हता का प्रश्न है तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह या परामर्श देंगे। ठीक है। केंद्र लूट लिया किसी ने, हिंसा हो गई, तो निर्वाचन को रद्द करना है या नहीं ये भी ये फैसला लेते हैं। कहीं पोलिंग बूथ लूट लिया गया तो ये निर्वाचन रद्द करेंगे, दोबारा वहां चुनाव करा सकते हैं। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी जो मिलते हैं, जो डीएम एसपी ये सब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि सर मुझे चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, ये मैं अधिकारी उपयोग करूंगा। तो ये अधिकारी ही चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कई बार सुना होगा कि इस समय बिहार में ये हुआ वो हुआ, तो सरकार कहती है अभी हमारे अंडर में नहीं है कुछ, सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, पर्यवेक्षण करना उसका, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष अगर समाप्त हो जाए तो वहां चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसा राष्ट्रपति को सलाह देना। और राष्ट्रीय राजस्तरीय दल का दर्जा देना, ये तो हम देख लिए। उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं निर्वाचन आयोग की सहायता, ये भी हम देख लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है, यही मेन मुद्दा है ना, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। मेन बात तो यही है ना, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि इस समय ये चर्चा में खूब है कि स्वतंत्र नहीं है निर्वाचन आयोग, वोट चोरी हो रहे हैं। वोट चोरी हो रहे हैं या आप जीत नहीं पा रहे, इसका भी अलग से चिंता निर्धारित कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं भैया आप जीत नहीं पा रहे हो तो उस पर दोष मढ़ रहे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब जीत गई, आपके पास से वोट सत्ता पक्ष लेकर पंजाब को थोड़ी दे दिया होगा। अगर उसे वोट चोरी करना होता तो पंजाब भाजपा जीतती। अगर वोट चोरी हो रहे होते तो जम्मू कश्मीर में सरकार भाजपा की बनती। सपा को उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं मिलती लोकसभा में, तमिलनाडु में स्टालिन नहीं जीतते। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जहां आप जीत जाते हो वहां कुछ नहीं, जहां हार जाते हो वहां वोट चोरी हो गई, आपकी हताशा है। ये विपक्ष अपक्ष सब आरोप लगाते रहते हैं, आपका काम है उसको सुनकर अपने काम का निकालना। ठीक है। तो पहले तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की कठिन प्रक्रिया है। तो ऐसा है नहीं कि स्वतंत्रता अगर नहीं रखोगे तो हम तुम्हें हटा देंगे, सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती। और इस समय सरकार के पास इतने नंबर भी शायद नहीं है कि वह जब चाहे इलेक्शन कमीशन को हटा सके। उसके लिए तो आप यानी विपक्ष की भी जरूरत होगी उसे हटाने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमीशन यह भी नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें हटाया जा सकता है, सरकार हटा भी नहीं सकती आप। सेवा शर्तें सरकार तय नहीं करती, राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं, और संविधान में बाकायदा चीजें लिखी गई हैं। आयोग अपने निर्णयों में स्वायत्त है, संविधान कहता है। सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। बाकी अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं गए। वोट चोरी होने पर, एसआईआर के मुद्दे पर अगर दिक्कत होती, सर्वोच्च न्यायालय कहता, तो पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया होता। तो यानी कि कहीं ना कहीं चीजें कुछ तो है जो दिखता नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, आयोग बहुमत से निर्णय लेता है। मतभेद हो तो बहुमत का निर्णय अंतिम होता है, हम बता ही चुके हैं आपको। चुनाव आयोग के कार्यों में सहयोग कौन करता है, क्योंकि अकेले थोड़ी 3 लोग काम कर लेंगे। तो राज्य चुनाव आयोग होते हैं, वह सहयोग करते हैं, हालांकि वह पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, प्रेक्षक होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, जो डीएम एसडीएम ये सब लोग होते हैं, ये सब भी सहयोग करते हैं। सीमाएं क्या हैं? तो आयोग के पास कानून निर्माण की शक्ति नहीं है, कानून नहीं बना सकता, यह केवल दिशा निर्देश जारी कर सकता है। अब ये मेंस के लिए आपके इम्पोर्टेंट है कि सीमाएं क्या हैं। चुनाव अपराधों की जांच या दंड देने की शक्ति नहीं है, जांच नहीं कर सकता, दंड नहीं दे सकता।
केंद्र राज्य सरकारों पर निर्भरता रहती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डीएमएसपी किसके अंडर में होते हैं? सरकारों के अंडर में होते हैं। वह कुछ समय के लिए चुनाव आयोग के अंडर में चले जाते हैं, फिर उन्हें सरकार के अंतर्गत किसी न किसी राजनीतिक दल के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक दल के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा उनके अंतर्गत काम करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार किसी न किसी राजनीतिक दल की बनेगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये सब आपके लिए इंटरव्यू में जो इस समय जाएंगे ना जनवरी फरवरी में, उनके लिए भी चुनाव आयोग बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। सुधार, क्या सुधार करने के लिए कभी प्रयास नहीं किए गए? किए गए, कुछ समितियां बनाई गई। ये भी आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी चुनाव समिति से संबंधित नहीं है, कौन सी समिति चुनाव से संबंधित नहीं है। तो तारकुंडे समिति बनाई गई 1974 में, जयप्रकाश नारायण समिति 1974 में, चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति 90 में, बोहरा समिति 93 में, राज्य द्वारा चुनाव के वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति, सुधार पर कानून आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, संविधान के कामकाज की समीक्षा है तो राष्ट्रीय आयोग, भारत चुनाव आयोग प्रस्तावित चुनाव सुधार, जीवन रेड्डी समिति, तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये आपको मेंस में बहुत काम करेगी, तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको पढ़ना आवश्यक है। तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, और मेंस में तो आप लिख ही सकते हो। अब उसके लिए आपको इन सब समितियों की 2-2 3-3 बातें पता होनी चाहिए, या तो आप जहां से पढ़ रहे होंगे वहां लिखाई ही जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है। चुनौतियां क्या है? तो पहली बात तो चुनावी खर्च जो है वह बताया 2 रुपए जाता है, खर्च 10 रुपए कर लिया जाता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन कागजों पर इसे रुपए बांटे जाते हैं, कई बार सब लोग कहते हैं। झूठे हलफनामे, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे कि सांसद जो हैं आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जिन पर मुकदमा है, और कितने परसेंट ऐसे हैं जिन पर हत्या या रेप का मुकदमा है। मीडिया, सोशल मीडिया का गलत सूचना, आप जानते हैं कुछ मीडिया इधर है, कुछ मीडिया उधर है, कुछ मीडिया सही भी है, ऐसा नहीं कह सकते सारे लोग गलत ही हैं। आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न लग ही रहे हैं, उसको जवाब देना चाहिए, दे भी रही है जवाब। चुनाव आयोग लगातार जवाब दे रहा है, कह रहा है आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाल में क्या सुधारात्मक कदम हुए? तो ईवीएम, समस्या तो यही है ना, पहले ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाए गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सही है, फिर वीवीपैट पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र खतरे में है, आपने सुना होगा लोकतंत्र खतरे में है, जब ये भी काम नहीं चला, ये भी काम नहीं चला, ये भी काम नहीं चला, तो अब आ गए हैं वोट चोरी। ठीक है, आपने देखा होगा एसआईआर का मुद्दा, हालांकि जो रीजनल पार्टी है बिहार की वह इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उठा रही है, आपने देखा होगा बस रोजगार और सब मुद्दे पर उठा रही है। लेकिन जो वहां के एक नए लीडर है पीके प्रशांत कुमार, उनसे पूछा गया वोट चोरी, तो उन्होंने भी इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो बिहार में कई लोग प्रदर्शन करने लगते। तो अब वही है ना कि कौन सही कौन गलत, लेकिन ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी, कितनी जगह कौन जीत रहा है ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी ये एक ऐप आया है, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की अगर कोई दिक्कत है तो शिकायत आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची, डिजिटल वोटर कार्ड भी आ गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मुझे जो लगता है सुधार, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वह है बुजुर्ग जो लोग हैं उनका घर पर ही वोट डलवा दिया जाता है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यही लगता है, आप कहीं भी इंटरव्यू या मेंस में कहीं भी इसको या ज़रूर यूज़ करिएगा, और सिर्फ यही नहीं, आप अन्य जीएस के पेपर्स में भी यूज़ करिएगा कि हमारे यहाँ चीज़ें और बढ़ रही हैं, हम बुजुर्गों को घर पर ही वोट डलाते हैं, उन्हें लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंक्लूजन क्या है? तो चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यूँ ही किसी भी तरीके से आप मतलब देश की छवि गलत जाती है ना बाहर, आप विदेशों में जाकर कुछ ऐसा बोलते हो, गलत है। ऐसा किसी ने नेता ने अभी तक जीवन में, मैंने तो नहीं पढ़ा कि किसी नेता ने देश से बाहर जाकर अपने देश की बुराई की हो, चाहे वह लोकतंत्र खतरे में था 1975-76 में, तब भी कोई नेता ऐसा नहीं था जो देश से बाहर जाकर बुराई करता हो। आप इस समय देश के बाहर बुराई करने जाते हो तो एक आप फिर कहते हो वोट नहीं मिलता, इसीलिए तो नहीं मिलता, लोग देखते हैं कि आप बाहर कैसे बुराई कर सकते हो भाई। मतलब जो आपके समर्थक हैं वो भी पीछे-पीछे यही कहते हैं कि भाई बाहर नहीं कहना चाहिए था। आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हो, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र जिन जी भी समझदार हो गया कि भाई कुछ और कर लेते तो बेहतर था। जो जिस काम के लिए नहीं बना है, या जो जिस काम में असफल हो रहा है बार-बार, जैसे मैं यूपीएससी नहीं कर पाया तो मैं पढ़ाना मन था पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से, तो क्या पढ़ाने लगा।
तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इसे और अधिक प्रभावी, स्वतंत्र, पारदर्शी बनाने के लिए संवैधानिक कानूनी सुधार आवश्यक है। कोई भी समस्या है, सर्वोच्च न्यायालय जाओ, उच्च न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर एक लाइन में देख लें तो अनुच्छेद 324 से 329 है, स्थापना वर्ष 1950 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय नई दिल्ली है, वर्तमान में सदस्य संख्या 3 है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, घट जाए। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु। हटाने की प्रक्रिया तो संसद द्वारा विशेष बहुमत से चुनाव का संचालन नियंत्रण करता है, ये सब वर्तमान सुधार है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न, तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना आप। बाकी हम प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, आप उसके आंसर दे दीजिएगा। देखिए मिलते हैं आपको कि नहीं आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान द्वारा किया गया है। पढ़ के आए हम लोग। भारत का चुनाव आयोग संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक निकाय है। भारत का चुनाव आयोग केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का ऐसे आंसर दीजिएगा, ऐसे ऐसे जो भी सही लगे आपको, ठीक है। पहला तो ये हो गया, पॉज करके आप पढ़ो, ये आपकी स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन दीजिएगा आंसर। दूसरे पे चलते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, गैर सरकारी निकाय है। इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पदाधारी भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव के लिए पात्र नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायत सदस्य, नगर पालिका परिषद। ये आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन का आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ गया जो हमने पढ़ाया वो कम नहीं है, कंप्लीट पढ़ाया है, हंसी मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चुनाव चिन्ह आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? संसद, चुनाव आयोग, विधि मंत्रालय, राष्ट्रपति। आज का अंतिम प्रश्न, फिर मेंस भी देख लेंगे अभी आज ही। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप पॉज करके पढ़िएगा, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जल्दी में हूँ। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मुख्य चुनाव आयोग का दर्जा वेतन प्राप्त है, हटाने की प्रक्रिया अन्य आयुक्तों पर समान से लागू होती है। पॉज करके पढ़िएगा, ये आंसर है, दीजिएगा। यहाँ देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए, आयोग की सशक्तता हेतु आवश्यक सुधार सुझाइए। तो सुधार आप वही जो समितियां बनी है वही कुछ सुधार देकर गई होंगी, उनको आप को लिखना है। अनुच्छेद 324 संवैधानिक स्थिति लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे। पॉज करके देखिए। चुनाव आयोग के प्रति विश्वास, सम्मान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। टिप्पणी कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर होकर। देखो कॉन्सेप्ट वही है, निष्पक्ष चुनाव की भूमिका, मतदाता सूची, धन बल, ये सब चुनौतियां हैं। भारत में चुनाव आयोग को एक मजबूत संवैधानिक निकाय बनाया गया है, प्रदेश की कार्य क्षमता को लेकर वही देखो, कॉन्सेप्ट वही है, फिर वही लगा देना है आपको, सब पढ़ के आए हैं। भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र चुनाव होते हैं, निष्पक्षता, आचार संहिता है, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, प्रहरी तो है ही। तो अब बताओ आप प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन 1 2 3 ये कमेंट करिएगा। बाकी अगला आपको जो टफ लग रहा है टॉपिक वो बताइएगा, या जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो टॉपिक बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।